सुप्रभात आप सभी को। आज मैं आप लोगों को जो कि क्लास 10 में तीसरा जो लेसन है, तीसरा जो संस्कृत व्याकरण में जो पाठ है वह है प्रत्यय। प्रत्यय में हम सभी को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि इस बार आपके इस सेशन में 2020-21 में क्लास 10 में जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है ये जानना कि प्रत्यय में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि प्रत्यय में हमें तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत सिर्फ दो ही प्रत्यय पढ़ना है, जिनका नाम है मतु प्रत्यय और त्व प्रत्यय। उसके बाद हमें स्त्री प्रत्यय में स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत हमें सिर्फ और सिर्फ टाप प्रत्यय पढ़ना है। मतलब कि कुल मिलाकर हमें तद्धित प्रत्यय में मतु पर त्वय दो प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय, बस इतना ही हमें ये प्रत्यय पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय का अर्थ होता है, या आप उसे कह सकते हैं कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या उनको बदल देते हैं। यह निम्न प्रकार से होता है या होते हैं, यह तीन प्रकार से होता है। पहला है कृदंत, दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। ये प्रत्यय के मुख्य तीन रूप हैं जिनके अंतर्गत प्रत्यय आते हैं। तो कृदंत प्रत्यय धातुओं के पीछे लगने वाले प्रत्यय। कृदंत जो प्रत्यय हैं वो सिर्फ और सिर्फ धातु के साथ ही लगाए जाते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो है वो सिर्फ और सिर्फ शब्दों के पीछे लगाने वाले प्रत्यय हैं। और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय हैं। अब इनमें से हमें पहला वाला बिल्कुल नहीं पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है और तीसरा पढ़ना है। तो दूसरे वाले में हमें पढ़ना है मतुप प्रत्यय। ठीक है, मैं यहाँ आपको लिख के बता रही हूँ, मतुप और त्व प्रत्यय पढ़ना है, सिर्फ ये दो। और तीसरे में हमें सिर्फ पढ़ना है स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय। सिर्फ हमें ये तीन ही प्रत्यय इस साल पढ़ना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में यही तीन प्रत्यय आने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि प्रत्यय किसे कहते हैं, जो किसी भी प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं या उनमें बदलाव कर देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं या प्रत्यय कहते हैं। ये तीन प्रकार से होता है, कृदंत, तद्धिता और स्त्री प्रत्यय। धातु के बाद लगने वाले कृदंत प्रत्यय, शब्दों के बाद लगने वाले तद्धिता प्रत्यय और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। आपके नवीन पाठ्यक्रम में सिर्फ तद्धित और स्त्री प्रत्यय को ही सम्मिलित किया गया है और इसे ही आपको पढ़ना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हमें चार प्रत्यय आते हैं। ठीक है, इसमें से हमें ना ही ठक पढ़ना है और ना ही तल पढ़ना है, हमें सिर्फ त्व और मतु प्रत्यय पढ़ना है। ये ध्यान दीजिएगा कि आपको किस प्रत्यय को पढ़ना है। हमें तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत मतुप और त्वय प्रत्यय पढ़ना है। सबसे पहले हम लेते हैं मतु प्रत्यय को, कि मतु प्रत्यय किसे कहते हैं। मतु प्रत्यय का प्रयोग या उसका अर्थ कह सकते हैं कि वाला अथवा वाली के अर्थ में होता है। मतु प्रत्यय का अर्थ होता है अगर वो किसी भी शब्द के साथ लगे तो उस शब्द का अर्थ वाला या फिर वाली के अंतर्गत होता है। जैसे कि धी धन मतुप, धीमान अर्थात बुद्धि वाला, धी का अर्थ होता है बुद्धि, और मान धीमान अर्थात बुद्धि वाला। इस प्रत्यय के साथ पूर्व में केवल शब्द का ही प्रयोग होता है। धातु का प्रयोग इस प्रत्यय के साथ कदाचित ही देखने को मिलता है। मतु प्रत्यय में केवल मत ही शेष रहता है। इसका नियम कुछ है जो आप जान लें कि पुल्लिंग में क्या होता है और स्त्रीलिंग में क्या होता है और नपुंसक लिंग में क्या बनता है। जब ये शब्दों के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि जिन शब्दों के अंत में अ या फिर आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर होता है, उनमें मतु प्रत्यय जैसे का तैसे जुड़ जाता है। जैसे कि इसको ध्यान देना है कि यह और आ के अतिरिक्त किसी और स्वर के साथ होगा। ठीक है,
जैसे कि इकारांत मतलब शब्द के अंत में क्या होगा, ई होगा, जैसे कि अग्नि, गति, बुद्धि, ध्वनि, धृति, शक्ति। तो इसमें आपका ये मत रूप बनेगा अग्निमत, पर पुल्लिंग में मान बनेगा, स्त्रीलिंग में मति बनेगा और नपुंसक लिंग में मत बनेगा। जो रूप प्रत्यांत पद बनता है वही उसका नपुंसक लिंग बनता है। जैसे कि अग्नि के साथ हमने मतुक जोड़ा तो वह बन गया अग्निमत, पुल्लिंग में बनेगा अग्निमान, अग्निमति स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में अग्निमत। उसी प्रकार ने मतुक जोड़ा तो गतिमान, गतिमति और गतिमत हुआ। उसी प्रकार ये आप उदाहरण में देख सकते हैं कि किस प्रकार ये सारे शब्द बने हुए हैं। बुद्धिमान, बुद्धिधन मतुप, इसके साथ बुद्धिमान, बुद्धिमति, बुद्धिमत। ध्वनि के साथ अगर मतुप जोड़ा जाए तो ध्वनिमान, ध्वनिमति, ध्वनिमत। धृत के साथ धृतमान, धृतमति, धृतमत। शक्ति के साथ शक्तिमान, शक्तिमति, शक्तिमत। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि अगर बड़ी ई है अर्थात इकारांत है ना, इकारांत के साथ यदि हम मतु प्रत्यय जोड़ेंगे जैसे ही, धी, नदी, श्री, अगर इसके साथ मति जोड़ते हैं तो पुल्लिंग में मतुप जोड़ेंगे तो बनेगा हीमान, हीमति, हीमत, धीमान, धीमति, धीमत, नदीमान, नदीमति, नदीमत, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। उसी प्रकार उकारांत के साथ यदि हमने मतुप जोड़ा, अब उकारांत का मतलब आप समझ रहे हैं कि शब्द के अंत में ऊ की मात्रा, वो भी छोटी ऊ की मात्रा, जैसे अंशु, भानु, वसु, विधु, शानु, हनु। अगर हम अंशु के साथ मतुप जोड़ा है, इसका प्रत्यांत में नपुंसक वाला ही वर्ड बनेगा, शब्द बनेगा। जैसे पुल्लिंग में बनेगा अंशुमान और स्त्रीलिंग में अंशुमति और नपुंसक लिंग में अंशुमत। उसी प्रकार से इक्षु के साथ मतुप जोड़ा जाए तो बन जाएगा इक्षु मत प्रत्यांत पद में और पुल्लिंग में इक्षुमान, इक्षुमति स्त्रीलिंग में और इक्षुमत नपुंसक लिंग में। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं उकारांत शब्द में। उकारांत में सिर्फ एक दिया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वधुधन मतुक, जिस प्रत्यांत में वधुमत बनेगा, पर जब पुल्लिंग होगा स्त्रीलिंग में वधुमति और नपुंसक लिंग में वधुमत। जो प्रत्यांत पद है वही उसका नपुंसक लिंग रूप बनता है। मत दोनों में होता है, प्रत्यांत पद में जो रूप बनता है वो, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग अलग होते हैं। उकारांत में आप देख सकते हैं गोधन मतुप, गोमत, प्रत्यांत पद गोमान, गोमति, गोमत। उसी प्रकार हलंत में कुछ वर्ड दिए हैं, धनुष, गुरुत और ककुद, तो इसमें हो जाएगा धनुष्मान, धनुष्मति, धनुष्मत। उसी प्रकार से गरुत्मत और गरुत्मान, गरुत्मति और गरुत्मत। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक दूसरा जो नियम है वो ध्यान से देखना है आपको कि जिन शब्दों के अंत में उपधा अर्थात म हो अथवा अ या आ हो तो उनके पश्चात मतुप में म का व हो जाता है और मत के स्थान पर वत लग जाता है, अर्थात मतुप का वतुप बन जाता है, अर्थात वतुप में वान, वती, वत होता है। हम जब लिखेंगे उसको, जब हम अलग करेंगे किसी भी प्रत्यय वाले जो प्रत्यांत पद होते हैं उसको जब अगर अलग करेंगे तो वह मतुप होगा, पर जब हम जैसे ही अलग करेंगे तो वह मत की जगह वत, म की जगह व हो जाता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए अ और आ हो तो मतुप की जगह पर म, व और मत, वत बन जाता है। जैसे कि गुण में अ है, गंध में अ है, ज्ञान में अ है। यहाँ जितने भी आपके उदाहरण दिए हुए हैं आप उसमें देख सकते हैं कि यहाँ आपके उदाहरण में शब्द के अंत में अ है, बल, फल, भाग्य, रूप, रस, शील। साथ यदि हम मतुप जोड़ते हैं जैसे कि गुण धन मतुप, गुणवत, इसका प्रत्यांत पद बनेगा, और गुणवान और गुणवती, यह पुल्लिंग गुणवान और स्त्रीलिंग में गुणवती और नपुंसक लिंग में गुणवत होता है। गुणवान, गुणवती, गुणवत, गंधवान, गंधवती, गंधवत, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। उसी प्रकार से अनेक यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। आपको इसे पढ़ना है, लिखना है, समझना है कि यदि अकारांत है मतलब कि अ है या फिर आ है, शब्द के अंत में अ या आ है, तब वह
मत के जगह वत हो जाता है, अर्थात मान मति मत के जगह पर वानवती वत का रूप ले लेता है। अकारांत में भी आप देख सकते हैं क्रिया, कृपा, दया, प्रज्ञा, लज्जा, विद्या, शोभा। यहाँ मतुप और क्रियाधन मतुप क्रियावत प्रत्यान पद, क्रियावान, क्रियावती, क्रियावत। उसी प्रकार से कृपा धन मतुप, कृपावत, कृपावान, कृपावती, कृपावत। यह आपका मतुप प्रत्यय हुआ। अब हम अगले वीडियो में अगला प्रत्यय पढ़ेंगे।